5 बजे शाम को भी बच्चे पढ़ते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जो इनकी क्लासेस में, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और 7th के भी कुछ बच्चे हैं इसमें क्या? हाँ, तो इनके मन में जो है, कुछ और भी छोटे भी बच्चे हैं, इनके मन में जो है, जो इनकी क्लासों में पाठ्यक्रम है, जो विषय है, हर विषय के प्रति इनके मन में एक जिज्ञासा जगे, एक रुचि जगे। इसके लिए कभी कभी सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में कल से हमने शुरू किया है इतिहास के बारे में जानने के लिए, इतिहास के बारे में जिज्ञासा जगाने की कोशिश है। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। कैसे पता करें कब क्या हुआ था, कैसे पता करें कब क्या हुआ था? इतिहास जानने के स्रोत मतलब क्या माध्यम है जिससे हम इतिहास जानेंगे? कहा जा रहा है अतीत में, अतीत माने होता है बीता हुआ समय। अतीत में एक ऐसा भी युग था, युग मतलब भी काल, समय। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। आज हम लोग जो बोलते हैं उनको हम चिन्हों में निरूपित कर लेते हैं। जो हम बोलते हैं वो किसमें निरूपित कर लेते हैं? हम चिन्हों में निरूपित कर लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में कुछ ऐसा था कि हम लिखना नहीं जानते थे, हम चिन्हों में निरूपित नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अतीत में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के बारे में, उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। उनके बारे में जिस युग के लोग लिखना भी नहीं जानते थे, उन लोगों के विषय में हमें जानकारी कैसे मिलती है? उनके द्वारा जो छोड़ी गई वस्तु है, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार, इनके द्वारा मिलती है। अब जैसे मान लो आज जो हम लोग हैं और हम लोग जो कुछ लिख के ना जाए और आज से हजारों वर्षों बाद कोई हमारे बारे में जानना चाहेगा, तो जो सामान, जो चीज़ें हम यूज करते हैं, वह चीज़ें अगर वो पाए और उनका जो है समय काल पता करे, जैसे यूरेनियम डेटिंग एक आगे चीज़ आप जानोगे, उसके माध्यम से समय काल पता चले तो हमारे बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे हम भी आज से हजारों वर्ष पहले लोग जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी थी, तो उस समय वो क्या प्रयोग करते थे, वो सब जब मिला, कैसे मिला? होता क्या है कि समय काल परिवर्तन में सारी चीज़ें जो है मिट्टी के नीचे दब जाती है, फिर उसकी खुदाई होती है। फिर लिखा है आगे देखिए, प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। जब ये मिट्टी में दब जाते हैं तो उसके अंदर से खुदाई होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार मिलते हैं। और इसके बारे में जब पता लगाया जाता है कि ये किस समय के हैं और कौन कौन से लोग इसका प्रयोग करते थे, तो हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब एक वर्ड आया है पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता जो जमीन के अंदर से खोद करके उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हम जानेंगे पहले कि पुरातत्व क्या होता है और पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं। तो पुरातत्व क्या है? पुरातत्व ये है कि प्राचीन काल में, यानी पुराने समय में, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, उस समय भी मनुष्य अगर खाता होगा किसी बर्तन में खाता होगा, कुछ कपड़े पहनता होगा, खेती करता होगा या किसी तरीके से जीवन यापन तो करता ही करता होगा, कुछ पशु, कुछ जानवर पालता होगा। ठीक है, तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, उसके द्वारा निर्मित इमारतों एवं स्मारकों, वो जो भवन बना रहा था, कोई स्मारक बना रहा था, जैसे ताजमहल का नाम आपने सुना होगा, अशोक स्तंभ का नाम सुना होगा या सुनेंगे। निर्मित इमारतों एवं स्मारकों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व का मतलब क्या है कि जो जमीन के अंदर से खोद कर चीजें पता चलती है प्राचीन समय काल की, है ना, और उस समय जो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं थी, जो उनके द्वारा निर्मित इमारतें, स्मारक आदि के अवशेषों, जो उसके अवशेष हैं, उसका अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। और इनका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो प्राचीन काल में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, भवनों, इमारतों, स्मारकों, खिलौनों आदि के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है उसी को हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और जो जमीन के अंदर से जो अवशेष, जो बची हुई चीजें प्राप्त होती है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व और पुरातत्ववेत्ता समझ में आया? पुरातत्व क्या है? जो जमीन के अंदर बचे हुए अवशेष थे। और पुरातत्ववेत्ता क्या है? जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करे।
अब देखो जो सामग्री प्राप्त हुई है तो लिखा गया है आगे कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। जो हमारा इतिहास है, जो अतीत है, उसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से समय के आधार पर? एक है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा जा रहा है? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो क्या है, पहले हम समझते हैं प्राक ऐतिहासिक काल क्या है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, कहीं भी कुछ लिखा गया नहीं है। उस समय के जो बर्तन हैं, जो उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार या हथियार थे, है ना, जो शिकार आदि में प्रयोग करते थे, है ना, बच्चे जो मनोरंजन के लिए उपयोग करते थे, ठीक है, तो या कहीं उन्होंने कोई गुफा में वो रहते थे, चित्रकारी कर दी, ठीक है, उससे हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है, न कि उस समय उन्होंने कुछ लिखा, क्योंकि उनको लेखन की जानकारी नहीं थी। उनको जैसे आज आप लिख लेते हो क ख ग घ ABCD, ऐसे किसी लिपि, किसी चिन्ह की जानकारी नहीं थी। तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो पूर्व या प्राक या ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राक माने होता है प्राचीन, पहले का, है ना, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। अच्छा, कुछ बाद में ऐसी चीज हुई कि लोगों को लिखने की जानकारी हुई, लेकिन वो जो लिख के चले गए आज तक हम नहीं पढ़ पाए कि वो किस भाषा में लिख के गए हैं, है ना, या उनकी भाषा समझ में आ गई तो लिपि नहीं समझ में आई, ठीक है, भाषा ही नहीं समझ में आई, लिपि ही सही तो भाषा समझते हो, क्योंकि वो तो है नहीं कि बोलेंगे, वो तो लिखी हुई चीज को ही समझेंगे। तो वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे बेटा तुम लोग पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो उन्होंने लिखा है, 72 चिन्हों का प्रयोग किया है, बोडस टेप फोंडस लिपि में लिखा है, लेकिन वो जो लिखा है उसे आज तक हम नहीं पढ़ पाए। जब पढ़ ही नहीं पाए तो उनके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए। तो उनके बारे में भी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त हुई, जो जमीन के अंदर खुदाई से मिले हुए अवशेष थे, उसी से हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो ऐसे काल को कि जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा काल किस प्रकार का है? तीसरा काल, काल माने समय, टाइम। तीसरा काल यह है कि लिखित सामग्री भी और उसे हमने पढ़ भी लिया है ना। तो इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है, तो उस काल या समय को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ध्यान ये देना है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्राक ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। प्राक ऐतिहासिक काल कैसा है? प्राक ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, तो ऐसे काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है, उसे पढ़ा नहीं गया, या तो वो तब लिखा गया जब वो घटना बाद में घटी, लिखा पहले गया। तो ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में, जैसे प्राक ऐतिहासिक काल में आपका पाषाण काल आ जाएगा, है ना, ताम्र पाषाण काल आ जाएगा, और आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल आ जाएगा, वैदिक काल आ जाएगा। तो लेकिन उसके बाद का काल जो है, यानी महाजनपद काल के बाद का जो काल है, आगे आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा गया और समझा गया, उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज आपने क्या जाना, कैसे पता करें कब क्या हुआ था? इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत आपने ये जाना कि अतीत में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे, है ना। तो उनके बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त करनी थी, तो उनके द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं थी, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजार, जिसको जमीन के अंदर से खोद करके पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राप्त किया, और उसकी जब कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग की गई, तो उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। पुरातत्व किसे कहते हैं? प्राचीन काल में जो मानव प्रयोग में वस्तुएं लाता था, जो प्रयोग में उसके द्वारा लाई गई वस्तुएं थी, जो उसके द्वारा निर्मित इमारत एवं स्मारक थे, आदि के अवशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है, और इनके अध्ययन करने वालों को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। आज जो उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भाग।
वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो काल कौन सा काल है? वो काल है प्राक ऐतिहासिक काल। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा काल है जिसके बारे में लिखित सामग्री से जानकारी तो मिलती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखो बेटा है क्या, अब यहाँ पे जो हम चर्चा किए इससे क्या आपको लाभ मिलेगा? जब आपकी जो बुक होगी है ना, उस बुक में जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, एक चीज़ होता है कि आप गए केवल उसको पढ़े, एक चीज़ हुआ कि जैसे जैसे आगे अभी और सब्जेक्ट में जब आगे आप जाओगे और इनके बारे में जब गहनता से अध्ययन करोगे, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि इतिहास के इन तीनों कालों की किन कालों की बात चल रही है। क्या प्राक ऐतिहासिक काल होता है, क्या आद्य ऐतिहासिक काल होता है, क्या ऐतिहासिक काल होता है, क्या पुरातत्व होता है और क्या पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके आगे की जानकारी होगी। अभी की चर्चा में केवल आप इन शब्दों से भी परिचित हो गए कि कुछ पुरातत्व जैसा शब्द आया था, पुरातत्ववेत्ता जैसा कुछ शब्द आया था, इतिहास जैसी कोई चीज़ थी, है ना, और जिसमें था कि ऐसी कुछ घटना घटी है और उसके टाइमिंग के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 3 भाग थे? प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इतना भी अभी शुरू में जाने तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे इसमें आपकी जब जिज्ञासा जगेगी और चर्चा होगी तो आगे के बारे में जानेंगे। एक चीज़ बेटा और कहना है, देखो पानी हमारे जो दुनिया में पृथ्वी पर बड़ा ही कम है, पीने वाला पानी तो बहुत ज़्यादा है, खारा पानी के रूप में 70% महासागरों में है, 71% है, लेकिन पीने का पानी कम है। तो पीने का पानी बर्बाद नहीं करना है और जल संरक्षण करना है, वर्षा के मौसम जल संरक्षण करना है, और सबसे ज़्यादा जोर पर्यावरण संरक्षण पे देना है। पेड़ लगाइए और लगाने से ज़्यादा पेड़ बचाइए। अगर कोई जानवर वानवर है तो उससे पेड़ों को बचाइए आप, क्योंकि पेड़ जितना रहेंगे उतना हम भी सुरक्षित रहेंगे। आप जानते हैं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आज इस विकास की दौड़ में जो गाड़ियाँ, उद्योग धंधे, कल कारखाने इतने ज़्यादा चल रहे हैं, हम प्लास्टिक आदि के माध्यम से इतना ज़्यादा जो प्रदूषण फैला रहे हैं, इतना ज़्यादा धुआं फैला रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि फैला रहे हैं, इससे कल हमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। और उन दिक्कतों से हमें बचाने में अगर जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं वो वृक्ष या पेड़ हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि पेड़ों के महत्व को समझें, जानें और उसकी रक्षा करें। थैंक यू। ठीक है उत्कर्ष।